हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम बात करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आईआर के ओपन करेंगे। इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक कवर होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रांस के ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये फ्रांस के जो कि प्रेसिडेंट हैं इमोन मैक्रोन। ठीक है, फ्रांस में अभी क्या हुआ है, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी इतिहास में या तीसरी या चौथी बार होगा जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस के जो होंगे वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करें किसी और कंट्री का। तो यूपीएससी का अगर आप सिलेबस अच्छे से देखेंगे, ठीक है, यूपीएससी का मेंस में, ठीक है, मेंस के जीएस पेपर 2 में अगर जाएंगे तो उसमें दिया है कि कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपेरिजन कंपैरिजन ऑफ द इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का किसी अन्य देश के संविधान से तुलना करना। उनमें से फ्रांस का एक भी किया जाता है, और सबसे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री होते हैं उनसे किया जाता है। जैसे जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ बोरो की गई है, उधार लिया गया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, और भी किसी कंट्री से जो भी जैसे लिया गया, जैसे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, रसिया से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया, फ्रांस से लिया गया, कुछ ब्रिटेन से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया। उसी के कॉन्टेक्स्ट को लिखते हुए यूपीएससी ने मेंशन किया है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्री। तो इसमें कुछ ऐसे कंट्री हैं वहाँ से हमें जो कि कंपैरिजन करना चाहिए। हम आपको एक टू द पॉइंट या फिर करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद फ्रांस से हम जरूर आपके साथ डिस्कस करने वाले। बस यहाँ पे आप करंट अफेयर से जो कि अपडेट रहें, बस इतना सा। उसके बाद देखिए रफ़ा। रफ़ा एक जो कि प्लेस है, हम सभी लोग जाते हैं, फैमिली पॉइंट रफ़ा, जो कि इजराइल में पड़ता है। तो वहाँ पे देखिए इजराइल और गाजा के बीच में कई साल से जो है कि वहाँ पे वार चल रहा है। वार चलने की वजह से ये देख सकते हो आप कि गाजा प्लेस पड़ता है, फिर आपका जेरूसलम पड़ता है, जेरूशलम। अब ये सभी जो प्लेस हैं आपका जो कि वेस्ट एशिया के एरिया में आते हैं। दैट्स ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट जो कि हेडलाइन में हम डिस्कस करेंगे क्या हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि सर्टेन, आप देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि आईपीसी सीआरपीसी, ठीक है, ये ऐसा कुछ एविडेंस एक्ट बने हुए थे। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब उसका नामकरण चेंज करके कुछ प्रोविजन चेक करके अभी ये लाया हुआ है कि बदल दिया। तो उसका जो इम्पैक्ट है या फिर जो इम्प्लीमेंट में आ रहा है ये 1 जुलाई से आ रहा है। देखिए कोई छोटा एग्जाम्स होगा ना तो उसमें सवाल पूछा जा सकता है कि आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस लॉ जो था उसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अभियान, ठीक है, अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस, जो कि ये इसने रिप्लेस कर दिया किसको, इंडियन पेनल कोड को, आईपीसी को, सीआरपीसी को, क्रिमिनल कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। तो और इसका इम्पैक्ट कब से हुआ या इम्प्लीमेंट कब से हो रहा, तो ये 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हो रहा। उसके बाद देख सकते थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा। एक बात ये भी जान लीजिए कि आईपीसी जिसको इंडियन पेनल कोड करते हैं ये भारत में कब आया, 1860 में आया। सीआरपीसी जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग बोलते हैं 1973 में आया। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया। ठीक है, आपको पता था मतलब क्या है, 18 सेंचुरी में या फिर 19 सेंचुरी में या फिर 1800 प्लस में बहुत ढेर सारे लॉ लाए गए। और इंडिया उस समय जो है कि कॉलोनी था किसका, ब्रिटेन का। ओके, अभी देखिए दे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, न्यू एनसीईआरटी रिपोर्ट कार्ड फॉर द सीनियर क्लास टू ट्रैक द पोस्ट स्कूल प्लान एंड द लाइफ स्किल। हम सभी को पता है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सभी लोग रेफरेंस में देते हैं कि हमें क्लास 6 से लेकर के 12 तक की हमें सभी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की जो एसएसटी होती है सोशल साइंस की, स्पेशली हिस्टोरी की एंड सोशियोलॉजी की, एक ही बुक में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अभी तक दूसरी तीसरी बार एनसीईआरटी लिखी जा रही है।
उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे कंटेंट जो कि रिप्लेस कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में अगर अपडेट रहे होंगे तो गुजरात में कुछ जो बुद्धिस्ट लोग हैं इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि जो एनसीईआरटी सोशल साइंस की थी उसमें बहुत से चेंजेस कर दिया गया था बुद्धिस्ट रिलीजियस को लेकर के। फिर वहाँ की जो स्टेट बोर्ड है उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम इस चीज़ को रिफॉर्म करेंगे। तो इसमें स्पोर्ट रिपोर्ट कार्ड को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ये क्या कहते हैं, थैंक थैंक द पीपल फॉर द रिपोजिंग फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखिए ये कहने कहाने की अलग बात है, बट इनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भारत के लोग जो कि बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है राइट साइड में देखेंगे आप, राइट साइड में तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी राइट साइड में अटैक ओवर द 30 चीफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम द जनरल मनोज पांडे इन न्यू दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें आर्मी स्टाफ या फिर जो आर्मी चीफ हैं वो कौन है, तो ये देखिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं कौन सा आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, एक सेकंड हमें टाइम दीजिए क्योंकि एडवर्टाइज लोग ज़्यादा करते हैं। वर्ड दिया है डिप्टी स्पीकर कॉन्टेक्स्ट अपोजिशन रिलाई ऑन द एसपी एमपी हुई डिफेट द बीजेपी इन अयोध्या। अब ये देख सकते हो यहाँ फैजाबाद आप देखिए अयोध्या जिसको बोला था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी हैं अवधेश प्रसाद अवधेश प्रसाद या फिर एक सेकेंड, अवधेश प्रसाद ये आपका समाजवादी पार्टी एसपी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अयोध्या जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है जहां भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई, वहां पे वहां के कैंडिडेट को बीजेपी के कैंडिडेट को हरा करके ये जीते हैं। अभी बात हो रही है कि इनको इनको जो है कि डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, उससे एक अलग मैसेज जाएगा, वो अलग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट हमारे लिए क्या है कि डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमने कई बार पढ़ा है कि जो लेजिस्लेशन होता है, एक सेकेंड, ठीक है, जो लेजिस्लेशन है इसको हिंदी में कहते हैं विधायिका, जो लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल लेवल पे हम पार्लियामेंट जानते हैं, पार्लियामेंट है, एंड स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसको जो दोनों इनको जो हेड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रेसाइडिंग प्रेसाइडिंग ऑफिसर के नाम से हम जानते हैं। बट इनको अलग और नाम भी दिया जाता है। जैसे पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, हमने पढ़ा है 2 हाउसेस होते हैं जिसको लोकसभा बोलते हैं और राज्यसभा बोलते हैं। और असेंबली में भी कुछ स्टेट में बाई कैमरल है, कुछ स्टेट में यूनिकैमरल है। हम यहाँ पे बाई कैमरल की बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जो लोकसभा में प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको किस नाम से जानते हैं, स्पीकर। स्पीकर हमने कई बार बात भी किया। और लोकसभा में जो होते हैं उनको चेयरमैन के यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अपनाया जाता है। बट अगर इनकी आप अपसेंटी ना हो, अगर ये अवेलेबल ना हो तो इनकी जगह कौन बैठेगा, एक पोस्ट होती है डिप्टी स्पीकर, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ होता है इनकी एब्सेंटी में ये होता है डिप्टी चेयरमैन। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट रिपीट किया जाता है। अब इसके साथ यह भी जानिए कि हमने अलग से तभी तो लेक्चर डिस्कस किया था, जनरली क्या होता है अभी इतिहास में थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन, ठीक है, दोनों लोग अपने कैंडिडेट स्पीकर के लिए खड़ा किए थे, बात समझ गए। और सुरेश करके थे इस साल के अपोजिशन के मेंबर फॉर द स्पीकर के लिए। तो ये जनरली ये देखा जाता है स्पीकर की जो पोस्ट होती है रूलिंग पार्टी को जाती है। यह भी होता है कि जो डिप्टी स्पीकर की पिछले देख रहे हैं 2014 से लेकर के 2024 तक ये जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है ये खाली देखने को मिली, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है अपोजिशन के एरिया में जो है कि ये पोस्ट जाती है। अब देखिए डिप्टी स्पीकर का काम क्या होता है, इसकी अनुपस्थिति में ये काम करती है। इसका इलेक्शन का जो हेड होता है, हेडिंग कौन करता है, ये स्पीकर करता है, राइट। और ये इनके जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं
उन्हीं के मेंबर में से इनका जो कि चुनाव किया जाता है। लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ये हम सभी को पता है, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस समय जो जगदीप धनखड़ है उनको बनाया गया है, क्योंकि ये पोस्ट जो होती है चेयरपर्सन की वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है। ये मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, सेम पोजीशन वहाँ पे होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो काउंसिल होती है इस पे कोई डिप्टी या फिर वाइस गवर्नेंस नहीं होता है, गवर्नर नहीं होता है, तो इस वजह से इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं ये इसी के मेंबर, काउंसिल के मेंबर ही आते हैं। भारत में केवल 6 ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल है। क्या है? बाई कैमरल। कैमरल मतलब द्विसदनी सदन, दो हाउस हो, लोअर हाउस अपर हाउस। यहाँ पे कौन से 6 स्टेट्स हैं? पहला यूपी, दूसरा बिहार लीजिए, बाकी जो 4 बचते हैं, 4 में से आप जो तीसरा बच रहा है महाराष्ट्र, साउथ इंडिया के सब हैं, चौथा आपका कर्नाटका, पांचवा तेलंगाना, एंड छठा कौन है आपका? आंध्र प्रदेश। दिस 6 स्टेट हैज बीन बाई कैमरल हाउसेस। इज दैट क्लियर? तो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को लेकर के अभी जो है कि विपक्ष की बात कर रहे हैं। नो एमपी इन लोकसभा, वोट शेयर डाउन टू 2.04%। बीएसपी भारत बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती बहन जी की जो पार्टी है, ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल पार्टी सिंबल, नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो खो देगी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पार्टी 2-3 तरह की होती हैं, पार्टी 2 से 3 तरह की होती हैं। एक होती है नेशनल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे होती हैं। जो पार्टी जब अगर नेशनल स्टेटस पाती है उसको एक अलग बेनिफिट मिलता है। तो उनमें से 6 7 हैं नेशनल पार्टी, उनमें से बीएसपी भी थी। तो उसमें एक क्राइटेरिया कुछ रखा गया है, हम अलग से बात करेंगे कि ठीक है कौन पार्टी नेशनल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोली जाएगी और कैसे उसको स्टेटस मिलता है। क्यों? क्योंकि जो अभी लास्ट पॉलिटिकल पार्टी स्टेटस पाई है वो आपकी मिली है, आप आम आदमी पार्टी की जो उसको मिला है। अभी लॉस की बात चल रही है कि हो सकता है कि बीएसपी कर दे, ठीक है, तो इसको हम अलग से करेंगे, इसको लिए नोट कर लेना, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, इस चीज़ को बीएसपी को लेकर। बाकी इतिहास रामायण दिया गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि रिलीज करते हुए बुक वेंकैया नायडू फॉर बुक ऑन द वेंकैया नायडू, जो हमारे भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं एम वेंकैया नायडू, वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू संडे को। इन्होंने कहा कि जो वेंकैया नायडू हैं इन्होंने बहुत मदद किया जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 370 अनुच्छेद को हटाने के लिए। हमें पता है 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को एक जो है दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। पहली आपका JNK खुद बन गया और दूसरा लद्दाख को कंसीडर किया जाता है, राइट। तो इस चीज़ को लेकर के उनका जो कि तारीफ करते हैं। यहाँ पे देखिए आई ऑन द स्टेट बहुत से कमेंट्स किए जा रहे हैं लेकर के इमरजेंसी को। हम सभी को पता है 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा था हमारे इंडिया में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अलग पेज लेता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेकेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी का बात किया गया है, और ये अंडर आर्टिकल 352 है और आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, सही है। अब आते हैं जो आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 352 में किसकी है, तो ये आपका नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपातकाल। जो 356 में इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं।
या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। और ये तो बहुत लग गई है। 360 में कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय आपात। बट इंडिया में अभी तक ये रहा है कि वित्तीय आपात नहीं लगा। 1990-91 में लगने की स्थिति में थे। बट उस समय के जो लीडर्स थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एलपीजी में लाया है। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर दिया। आइए अगर हम आगे बात करते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी वुड बी चार्ज ऑफ द, ठीक है, 30 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के होंगे। अब आगे देखते हैं कौन सा आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए गांधी मार्टिन लूथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको यहाँ नहीं, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल से इसको डिस्कस करेंगे हम। बहुत छोटा आर्टिकल है, बहुत बहुत ग्रेट है। मार्टिन लूथर के बारे में बात करेंगे, गांधी के बारे में भी बात करेंगे हम। सेंचुरी ऑन द फायर, सेंचुरी क्या होता है? उत्तराखंड में देखिए डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत खतरे में हो गई है। इस चीज़ को लेकर के ये जो है कि आर्टिकल लिखा है इन्होंने। अब आगे आते हैं, बात करेंगे कोई है आर्टिकल जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 56 करोड़ रुपए जो कि अलॉट किया है, किसके लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें पता नहीं इतना पैसा क्यों खर्च करने की ज़रूरत है इस पक्षी पे। क्यों? क्योंकि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बैलेंस की ज़रूरत है। और ये हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने 56 करोड़ रुपए जो है कि क्रिएट किया है, और उसको जो है कि ग्रेट इंडियन बस्टर और द लेशल फ्लोरिक को कंजर्व करने के लिए खर्च करेंगे। अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। किस में आते हैं? इन डेंजर्ड, IUCN की जो लिस्ट होती है। ठीक है, अब आगे आइए देखिए द प्लान इंक्लूड, जो ये खर्च किया था, हैबिटाट डेवलपमेंट, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखिए अगर किसी बर्ड्स को या किसी को प्रिजर्व करना है या कंजर्व करना है, कंजर्व करने के लिए दो तरीका अपनाया जाता है। एक होता है इन सीटू होता है, और एक होता है एक्स सीटू होता है। एक्स सीटू का मतलब है आउट ऑफ हैबिटाट। हैबिटाट मीन्स ये लैब में ले जा करके कर सकते हैं। बट इन सीटू का मतलब होता है इन द नेचुरल नेचुरल हैबिटाट में इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जो अभी 56 करोड़ रुपये कंजर्व द्वारा खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये ग्रेट इंडियन बस्टर को कंजर्व करने के लिए किया जा रहा है, और इनको इन सिटी एरिया में किया जाएगा। सबसे पहले ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो इन सिटी एरिया या ग्रेट इंडियन बस्टर ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो वेस्ट इंडिया का पार्ट पड़ता है, स्पेशली आपका राजस्थान एंड गुजरात एरिया में पाया जाता है। इसके लिए खतरा क्या है? देखिए अभी केवल 140 ग्रेट इंडियन बस्टर बची हुई हैं। दूसरी यह भी चीज़ जान लीजिए कि यह सबसे हाईएस्ट बर्ड्स होती हैं जो उड़ती हैं। ये तुरंत नहीं जंप करती, ये 100 मीटर 200 मीटर रन करती हैं, फिर उसके बाद ये जाती है। और जो विंड्स एनर्जी के लिए जो प्लांट्स लगाए गए हैं, उससे इनकी डेथ हो रही, इस वजह से जो है कि ये बोला जा रहा है। इनका एरिया कहाँ पे पाया जाता है? देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमने आपको जो है कि राजस्थान के बारे में पहले ही बता दिया। इधर क्लियर? अब आगे आइए बात करेंगे हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा आर्टिकल। अभी देखिए आचार संहिता बिल लाई गई है। तमिलनाडु एन एयरपोर्ट इज ऑन द वे, ए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल हैव राइट प्रोफाइल द हाउस। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। यह हमने बात किया। इंडिया आपको पता है ग्रेट जो कि T20 वर्ल्ड कप को जीता है,
आगे कोई बात होगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना रहे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कस, हैव अ नाइस डे। कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। राइट।